करना है सबसे पहले तो अगर आप इसमें देखें तो पार्ट्स इसके बन चुके हैं ये सारे, ठीक है जी, ये सारे पार्ट्स इसके बने हुए हैं। बार है, ये कंक्रीट का कॉलम है और ये टाइल्स है, ठीक है। ये पहला इसका फेज होता है, यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ से हमने क्रिएट किए। इसके बाद जो सेकंड होता है वो प्रॉपर्टी में CFRP टाइल्स जो हैं इनके लिए जो मटेरियल CFRP हमने करना था उसको हमने किया है, उसका इलास्टिक, जंग मॉडुलस और पॉइजन रेशियो दे दी। प्लास्टिक उसकी मेन के जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ थी वो, और प्लास्टिक स्ट्रेंथ। ये नेक्स्ट उसका ब्रिटल बिहेवियर शो करने के लिए एक नेक्स्ट थोड़ी सी स्ट्रेन के ऊपर उसकी सडन जो है वो ड्रॉप आएगा, वो कर दिया, ठीक है। ये CFRP के लिए। इसी तरह GFRP के लिए, GFRP का भी इलास्टिक, यंग मॉडुलस, पॉइजन रेशियो और प्लास्टिक। यील्ड स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस और प्लास्टिक स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस के ऊपर प्लास्टिक स्ट्रेस 0 होगी क्योंकि उससे पहले मटेरियल इलास्टिक था। उसके बाद फिर सडन ड्रॉप उसके ब्रिटल बिहेवियर के लिए उसको ये कर दिया गया, सीधे 1000 से 500 पे ले आए, ठीक। फिर कंक्रीट है, कंक्रीट के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इलास्टिक, उसका यंग मॉडुलस दिया, पॉइजन रेशियो दी, और फिर CPD के लिए हमारे पास डायलेशन एंगल, एक्सेंट्रिसिटी, ये आपके पास जो दोनों डायरेक्शन में जो बाई डायरेक्शनल इसको कहते हैं, हाँ बाई एक्सियल रेशियो जो है, स्ट्रेंथ रेशियो, के जो है ये शेप फैक्टर होता है, विस्कोसिटी पैरामीटर, ठीक है। अब ये हैं इनकी वैल्यूज, एक इसे कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हैं, वो मैंने दे दी। अब इस पैरामीटर को मेनली और इस पैरामीटर को, इन दो को आपने चेंज करना है उसको वैलिडेट करने के लिए, बारी बारी, और सूटेबल वैल्यू आपने लेके आना, ठीक है। लेकिन उन रिजल्ट्स का रिकॉर्ड रखते रहें जो भी अब ट्रायल करेंगे, क्योंकि वो हम सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर उसको इनपुट करते हैं, बताते हैं कि हमने ये सेंसिटिविटी एनालिसिस किया, जिसकी बेस पे हमारा मॉडल जो है वो वेरीफाई हुआ। इसमें अगर नेक्स्ट देखें तो कंप्रेसिव की ऑप्शन है। कंक्रीट का कंप्रेसिव बिहेवियर हमने जो एक मॉडल बनाया था एक्सेल शीट्स, ये DPD मॉडल, इसमें ये हमारे पास है FC प्राइम 46 मेगापास्कल के लिए हमने ये डेवलप किया, ये उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बन गई, ठीक है। ये स्ट्रेस है और उसके साथ इनइलास्टिक स्ट्रेन है। फिर नेक्स्ट डैमेज पैरामीटर ऑफ इनइलास्टिक स्ट्रेन, ये हमने शीट बनाई हुई है, इसको हमने इसमें इनपुट करना, ये हमने वहाँ से कॉपी करके सारी वैल्यूज इनपुट कर दी। इसमें जो पहली वैल्यू होती है ये 0 होनी चाहिए, कि यील्डिंग के ऊपर जब यील्डिंग स्टार्ट होती है तो उस वक्त आपके पास जो प्लास्टिक स्ट्रेन है या इनइलास्टिक स्ट्रेन है वो 0 है। इसके करस्पॉन्डिंग ही कंप्रेशन में डैमेज पैरामीटर है, तो वो भी हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया, ठीक है। ये डैमेज पैरामीटर साथ इनइलास्टिक स्ट्रेन, फिर तकरीबन पीक तक, ऑलमोस्ट पीक तक डैमेज जो है वो 0 होगा। उसके बाद डैमेज की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब डैमेज 1 हो जाएगा इसका मतलब है कि टोटली डैमेज हो चुका है, तो इसकी प्रोग्रेसिवली वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है और आपकी कंप्रेसिव की कर्व नीचे आती जाती है। इसी तरह से टेंशन बिहेवियर हमने देना होता है। टेंशन बिहेवियर के लिए भी यील्ड स्ट्रेंथ और क्रैकिंग स्ट्रेंथ, तो यील्डिंग के ऊपर या स्टार्ट पे 0 होगी और उसके बाद स्ट्रेस कम होती जा रही है और क्रैकिंग स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये भी हमें कहाँ से मिला, ये इसी एक्सेल शीट से जो हमने ये एक्सेल शीट डेवलप की, स्ट्रेस, क्रैकिंग स्ट्रेन, और ये डैमेज पैरामीटर है और अगेन क्रैकिंग स्ट्रेन। तो इसमें टेंशन में भी हमने डैमेज पैरामीटर देना होता है, ये डैमेज पैरामीटर, ठीक है। अब ये कैसे आते हैं, इधर इसकी सब ऑप्शन में टेंशन डैमेज की ऑप्शन होती है, वहाँ पे जाके इनपुट करते हैं। तो ये हमारे मटेरियल्स हो गए डिफाइन। फिर इसी तरह से सेक्शन डिफाइन करने होते हैं, सेक्शन मैनेजर। तो सेक्शन यहाँ पे हम क्रिएट करते जाते हैं। बार के लिए हमने ट्रस सेक्शन लिया, कंक्रीट के लिए सॉलिड होमोजेनियस, शेल के टाइज के लिए हमने शेल और होमोजेनियस। ये देखो शेल की तरह मैंने एक पतली सी प्लेट है, सॉलिड नहीं है, कंक्रीट की तरह सॉलिड एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये डिफाइन कर लिया, अब इनको असाइन करना है, बारी बारी सब के ऊपर असाइन करते जाएंगे। ये टाइज हैं तो टाइज के लिए हमने इसको असाइन किया, किस तरह से, मटेरियल CFRP इसका, और सेक्शन जो है वो टाई सेक्शन जो हमने किया था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस तरह से। आप क्या करते हैं कि रीजन सेलेक्ट करते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, डन, और यहाँ से हम सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन सा, क्योंकि शेल है, शेल एलिमेंट था, तो इसके लिए एक ही हमने सेक्शन शेल का किया हुआ था, तो वो एक ही शो हो रहा है, ठीक है।
और प्लस जो है वो मटेरियल ऑटोमेटिकली इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि पहले हमने मटेरियल सेक्शन के साथ डिफाइन किया हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका सेक्शन करते जाएंगे। इधर से मैं चेंज करता हूँ तो ये भी चेंज हो गया। ठीक है, ये सब के ऊपर अप्लाई करने पड़ते हैं, अभी तो अप्लाई हुए हुए हैं, नहीं तो अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ये हमने अप्लाई कर दिया, ये काम प्रॉपर्टी का होगा। फिर होती है असेंबली। असेंबली में सबसे पहले जाके हमने यहाँ पे ये इंस्टेंसेस क्रिएट करने होते हैं, तीनों को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे पार्ट अलग-अलग आ जाते हैं। अब जब पार्ट अलग-अलग आते हैं तो आपके पास उस वक्त ये सारी असेंबली जिस तरह बनी है ऐसे नहीं होती। उसमें सिर्फ एक स्टिरअप होगा, एक बार होगी, और उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, कोई किसी डायरेक्शन में पड़े होंगे, कोई कम। इनको हमने मूव करके एक पॉइंट पे लेके आना और असेंबल करना है। ठीक है, जितनी हमारी रिक्वायर्ड स्पेसिंग थी उनके ऊपर हमने स्टिरअप लगा लिए, जितनी हमें बार्स चाहिए थी, जिस जिस जगह पे चाहिए थी उस जगह पे बार लगा ली, और प्लस जो है वो इसके जो कवर है वो हमने मेंटेन कर ली। तो इसके लिए दो चीज़ें, एक ये रोटेट की और एक ट्रांसलेट की, ये दो चीज़ें, और प्लस ये जो है आपके पास इंस्टेंस पैटर्न क्रिएट करने की। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका पैटर्न करता हूँ, तो मैं इसके 2 3 4 जितने बनाने चाहूँ ना तो मैं बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 500 कर दूँ, जितने मर्जी मैं यहाँ पे चाहूँ ये कंक्रीट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये हमने असम्बली जो है वो बनानी। जब असम्बली बन गई हमारी, नेक्स्ट फिर हमने चले जाना है स्टेप के ऊपर। स्टेप में जाके हमने स्टेप इनिशियल ऑलरेडी डिफाइन होता है, स्टेप 1 हमने जनरल स्टैटिक डिफाइन करना है। एडिट में चले जाएं तो इसमें हमने यहाँ पे जाके ये करना है कि इनिशियल की वैल्यू 0.01 में छोटी वैल्यू दे दें, मैक्सिमम वैल्यू भी छोटी दे दें। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू ना दें। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 1 रख लेते हैं ना मैक्सिमम, और एक ही दफ़ा में वो सारा हो जाएगा एनालिसिस। ठीक है, आपको सिर्फ ग्राफ का एक पॉइंट मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, या फिर वो उसके ऊपर रन ही नहीं करेगा, वो कन्वर्ट ही नहीं करेगा सोल्यूशन। तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, इस वैल्यू को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स कितने लगेंगे, इसको थोड़ी बड़ी वैल्यू कर दें। ठीक है, इनिशियल स्टार्ट यहाँ से करें और छोटा, थोड़ी जितनी इसको रिफाइन करते जाएंगे इसका मतलब है नंबर ऑफ आपके ट्रायल या फिर आपके सोल्यूशन पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा होते जाएंगे। तो ये कर लिया हमने। उसके बाद इसी में जो है ये हिस्ट्री आउटपुट्स हमने देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ करनी है। अब हमने स्ट्रेसेस में से इसकी जो है वो स्ट्रेस कंपोनेंट एंड वेरिएंट, मोस्टली हमें मेजर स्ट्रेस चाहिए होती है, इक्विवेलेंट स्ट्रेस। ठीक है, एस मेजर स्ट्रेस, तो ये हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रेस में से, स्ट्रेन में से हम जो है वो प्लास्टिक स्ट्रेन, इक्विवेलेंट प्लास्टिक स्ट्रेन, ठीक है, या प्लास्टिक स्ट्रेन मैग्नीट्यूड, इस तरह से जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे, जो जो बिहेवियर आपने दिखाने हैं। ठीक है, फिर इस तरह से डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में हमें ट्रांसलेशन और रोटेशन चाहिए, वो हम कर लेते हैं सेलेक्ट। फोर्सेज में हमें रिएक्शन फोर्सेज चाहिए, कंसंट्रेटेड फोर्सेज मैग्नीट्यूड, ये भी इतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह से फेलियर में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कंप्रेसिव डैमेज और टेंसाइल डैमेज। ठीक है, या फिर अगर शियर डैमेज है तो ये डैमेज हमने सेलेक्ट करने की, जो हमारा फाइनल ये सोल्यूशन रन हो जाएगा तो फिर जिस तरह का भी इसमें डैमेज होगा वो शो कर देगा। ठीक है, नॉर्मली बस ये 3 4 चीज़ें। ये था आपके पास फील्ड आउटपुट, फिर ये हिस्ट्री आउटपुट होते हैं। अब ये हमने डिफाइन करने हैं, ये भी मैं बताता हूँ, इससे पहले कुछ चीज़ें और हैं। इंटरेक्शन में आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अभी हमने सिर्फ जो है वो एम्बेडेड रीजन कंस्ट्रेंट दिए कि जो टाइज और बार्स हैं उनको कंक्रीट के साथ एम्बेडेड रीजन कंस्ट्रेंट के साथ कर दिया, जिसका मतलब उनके दरमियान परफेक्ट बॉन्ड बना दिया। ठीक है, परफेक्ट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। हमने क्या किया, इसको अगर मैं एडिट करता हूँ, सबसे पहले हमने ये टाइज वगैरह को सिलेक्ट किया, फिर हमने होस्ट रीजन में कंक्रीट को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो ये एम्बेडेड रीजन कंस्ट्रेंट हो गया। अब हमने इसके ऊपर जब लोड लगाते हैं कॉलम पे, तो एक टॉप प्लेटन होता है, एक बॉटम प्लेटन होता है मशीन का, और बड़े सॉलिड या रिजिड होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जब ये लोड लगाते हैं ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे जो है ना वो डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो, यहाँ पे कम हो, सारा एक जैसा डिफॉर्म हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, एक रिजिड सरफेस बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिजिड बॉडी या रिजिड सरफेस। ये मैंने पहला कंस्ट्रेंट दे दिया कि इसकी टॉप सरफेस के सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके एक रिजिड सरफेस या एक रिजिड बॉडी बना दी। ये सारी सरफेस हमने, सारे पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे उसकी टॉप सरफेस के। ठीक है, प्लेट नहीं मैंने बनाई, यहाँ ऑप्शन था कि मैं प्लेट बनाता यहाँ पे कंक्रीट स्टील की अलहदा से। ठीक है,
या फिर इसकी दूसरी ऑप्शन थी कि ये मैंने रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट्स जो है वो यहाँ पे दे दिए, ठीक है, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट, और फिर उसमें से टाइज की ऑप्शन होती है, टाई में जाके फिर हम पिक करते हैं सरफेस को, फिर उसके बाद पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट किस एक पॉइंट के साथ जो जुड़े होंगे, रेफरेंस पॉइंट, मीन आप उसके ऊपर जो भी डेफर्मेशन या फोर्स लगाओगे वो सारे के ऊपर लगेगी, ठीक है, तो वो रेफरेंस पॉइंट होता है। मैंने सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगा दिया। अब सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास ये होता है, ठीक है, दो तीन ऑप्शन, कि आप क्या करें, उसके कोऑर्डिनेट दे दें, या पहला पॉइंट सेलेक्ट करके दूसरे का डिस्टेंस दे दें, या पहला और आखिरी पॉइंट करें तो सेंटर में पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पहले एक पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है, डेटम पॉइंट, फिर उसके ऊपर ये रेफरेंस पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस टॉप पे भी और बॉटम पे भी हमने ये रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट लगा दिए, ताकि हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकें, लोड भी लगा सकें और बाउंड्री कंडीशन। इंटरेक्शन में ये चीज़ें थी। फिर लोड है, लोड में हमने टॉप पे चूँकि रेफरेंस पॉइंट लग चुके हैं, तो हमने यहाँ पे जाके जो बॉटम है यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगा दी इनिशियल के ऊपर, ठीक है, जो स्टेप होगा हम इसको एडिट करेंगे तो ये स्टेप हमारा इनिशियल होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसमें मैंने रोटेशन और ट्रांसलेशन जो है वो क्या कर दिए, मीन इस पॉइंट के ऊपर जो बॉटम है किसी किस्म की ट्रांसलेशन जो है वो अलाउड नहीं है, सारे फिक्स कर दिए। जबकि टॉप के ऊपर डिफरेंट सिनेरियो, अगर यहाँ पे रोटेशन ये वाई एक्सिस जो वर्टिकल है R2, ठीक है, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस 2, वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मीन अब ये उस एक्सिस के इस तरह से वर्टिकली ऐसे रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, इस तरह से रोटेट कर सकता है, ठीक है, पिन कनेक्शन रखा है, ये मैंने UR1 और UR3 को अनरिस्ट्रेंड रखा है, मूव नहीं करेगा लेकिन रोटेट कर लेगा, जिस तरह से कोई चीज़ है, ये इस कॉलम को मैं कहता हूँ इस तरह रोटेशन हो रही है, बेंडिंग जब होती है, लेकिन वर्टिकली ऐसे रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए इसको कर दिया। ओके हो गया, ये पॉइंट फिर बता दूं, ये कॉलम है ना, फॉर एग्जांपल इसके टॉप पे लोड लगा रहे हैं, बॉटम पे बाउंड्री कंडीशन है। अब इसकी बॉटम की जो बाउंड्री कंडीशन है उसमें होता ये है कि ये इस तरह से रोटेट कर लेता है, जब ये बेंड होगा तो ऐसे रोटेशन होगी ना, ठीक है, तो इस एक्सिस के गिर्द और इस एक्सिस के गिर्द रोटेशन कर दी, लेकिन ये वाली इसकी जो रोटेशन है वर्टिकल के गिर्द वो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी। तो वर्टिकल एक्सिस यहाँ पे वाई है, सेकंड एक्सिस उसको रिस्ट्रिक्ट किया, जबकि 2 और 3 को हमने अनरिस्ट्रिक्ट कर दिया, फ्रीली अपना दिया। इसी तरह से जो टॉप है वहाँ पे हमने लोड लगाना है, लोड हमने डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लगाना है, तो इसको हमने स्टेप 1 में लगाना होता है, एडिट करें, यहाँ पे स्टेप हमारा जो है वो कौन सा होगा, स्टेप 1 जनरल स्टैटिक, ठीक है। किस पॉइंट पे लगा रहे हैं, टॉप वाला जो रेफरेंस पॉइंट है उसके ऊपर। U1 मीन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकता, ना इधर को ना इधर को, U1 और U3 का डिस्प्लेसमेंट 0 कर दिया, जबकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की मैंने यहाँ वैल्यू दे दी, और इसी तरह से इसकी रोटेशन जो है वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी, 0 कर दी, ठीक है। अब ये पिन कनेक्शन आपके पास दोनों तरफ हो चुके हैं, ठीक है जी। तो ये हमने लोड लगा लिया, लोड लगाने के बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है मैश, हमने इसको मैश करना, तो मैश बाय पार्ट्स करते हैं, पहले कंक्रीट को मैश कर लेंगे, इसकी यहाँ पे जाके सीलिंग करेंगे, कोई भी इसका ना ये भी एनालिसिस हमने करना होता है कि हम किसी बड़े जो है वो एलिमेंट साइज से शुरू करें और छोटे की तरफ आए, जहाँ पे हमें अब एक टाइम कम लगे और सोल्यूशन एक्यूरेट मिले, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 24 सेलेक्ट किया है इसके लिए, कंक्रीट के लिए, कि ये जो एक बॉक्स बन रहा है ना, इसकी जो विड्थ होगी वो 24 होगी, इस क्यूब की जो डायमेंशन है वो 24 है, 24 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया, फिर उसके बाद इस बटन पे प्रेस करते हैं तो इसकी ये मैशिंग हो जाती है, ये फाइनाइट एलिमेंट्स बन गया है इसके, ठीक है। फिर इसमें एक और चीज़ करनी होती है, हमने देखना होता है कि इसका एलिमेंट टाइप कौन सा है, तो देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैसे हैं? अच्छा सर, आपसे पूछना ये था, मैंने कॉल की थी सारी इसलिए कि हमारे पास क्यूब्स के मोल्ड हैं। हेलो, नहीं है, चलें ठीक है। ओके, ठीक है। अब कंक्रीट जो है ये 3D स्ट्रेस एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट करना होता है, ऑटोमेटिकली ये सिलेक्टेड होता है। नीचे आप देखें तो ये C3D8 R एलिमेंट, ये जो ब्रिक यूनिट बन गया है,
इसका एक जो ब्लॉक बनेगा वो इस तरह का होगा C3D8R। इसमें जो मसला आता है वो शेल के केस, टाइज के केस में, बार के केस में आएगा। जब बार का आप इसी तरह से सीडिंग करोगे, इसकी सीडिंग मैंने 12.5 की है, हाफ कर दी है कंक्रीट के, ठीक है। जब मैशिंग कर लोगे तो इसका अगर आप देखोगे तो इसमें भी जो है वो बीम सिलेक्टेड होगा इनिशियली, ठीक है। वायर एलिमेंट था या बीम एलिमेंट था, तो इसको हमने ट्रस करना होता है, ठीक है, क्योंकि अब ये फ्लगियर को नहीं बेयर कर रहा, ये सिर्फ टेंशन या कंप्रेशन को बेयर कर रहा है, तो इसलिए हम इसको ट्रस एलिमेंट कर देते हैं। और ये जो टाइज हैं इनके लिए हम शेल एलिमेंट करते हैं, ये शेल एलिमेंट, तो ये S4R आपके पास है, 4 नॉट डब्ल्यू का शेल एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे होती है सीडिंग, फिर उसकी मैशिंग, मैशिंग के बाद उसका एलिमेंट आएंगे कौन सा आपने देना। अच्छा, ये भी हो गया, लोड भी लग गया। अब इसमें अगर मैं असेंबली पे आ जाता हूँ, अब हमने इसका जो है ना वो लेनी है स्ट्रेन की वैल्यू। स्ट्रेन की वैल्यू हम टॉप से लेकर बॉटम तक टोटल डेफॉर्मेशन मेजर नहीं करते। हमारा जो टेस्ट जोन है वो इन सेंट्रल 1/3 पोर्शन है, टोटल 900 है, 300 हम ऊपर से छोड़ेंगे, 300 बॉटम से, जो दरमियान वाला 300 होगा उसकी डेफॉर्मेशन हम मेजर करते हैं, उसको 300 से डिवाइड करते हैं तो हमें स्ट्रेन मिल जाती है, ठीक है। हमारा टेस्ट रीजन ये होता है। अगर आप टेस्ट असेंबली को देखोगे, जो हमारा टेस्ट उसमें इसी तरह से है कि ये कॉलम है, यहाँ पे एलवीडीटीज लगाई गई है, ठीक है, इतने पोर्शन में, सेंट्रल 1/3 पोर्शन में। तो जो एलवीडीटीज अगर यहाँ पे लगी हैं तो सिर्फ इतने पोर्शन की जो है वो डेफॉर्मेशन मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए उसको हमने क्या करना होता है कि इतने पोर्शन की डेफॉर्मेशन मेजर करके फिर उसको डिवाइड करना है गेज लेंथ, इसको गेज लेंथ बोलते हैं। तो मैंने इसी तरह से इसके ज़रिए से ये पॉइंट लगाए, यहाँ से 300 पे, फिर बॉटम टॉप से 300 पे, फिर इन दो पॉइंट्स को मेरे जो कंट्रोल पॉइंट्स बन गए। अब इनके लिए हम क्या करते हैं, फिर टूल्स में जाते हैं, टूल में जाके सेट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये एडिट में इधर चला जाता हूँ, U1 पे आ जाता हूँ, तो ये U1 हमने यहाँ पे किया हुआ, ठीक है। इसी तरह से ये बॉटम वाले को मैं पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, उसको U2 कह लूँगा, ठीक है। या फिर मैं इसमें क्रिएट भी आपको करके दिखा देता हूँ, सेट क्रिएट, तो ये हम नोड कर लेते हैं, कोई एक नोड हमने सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू, यहाँ से मैं कोई नोड सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसको मैंने U1 का नाम दे दिया, टॉप वाले को, बॉटम वाले को। तो U1 जो है वो इस पॉइंट का टोटल डेफॉर्मेशन बताएगा, U2 इस पॉइंट की डेफॉर्मेशन बताएगा। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डेफॉर्मेशन हो रही है वो बता देगा, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट करने थे। और फोर्स जो हमने मेजर करनी है, जो रिएक्शन मेजर करना है कि टोटल इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, वो हमने इसके बॉटम सरफेस के ऊपर मेजर करनी है। तो या तो सारी सरफेस कर लें, फिर उसमें नंबर ऑफ पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उनको सम अप करना पड़ेगा, ठीक है। हर पॉइंट के लिए, हर एलिमेंट के लिए फोर्स बता देगा, फिर उसको सम अप करेंगे। या फिर आप इस रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि इसने एक रिजिड बॉडी बना दी है, उन सारी फोर्सेस को सम अप करके रेफरेंस पॉइंट पे ये ले आएगा, और रेफरेंस पॉइंट पे जितनी हमारे पास रिएक्शन आ रहा है हमारा टोटल जो है वो इसके ऊपर जो अप्लाइड लोड है वो होगा, या टोटल जो ये रेजिस्टेंस दे रहा है वो होगा। तो उसके लिए भी जो हमने सेट क्रिएट किया हुआ है, अगर मैं इधर असेंबली में जाता हूँ तो ये RF, तो ये मैंने बॉटम को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो बॉटम पे जितना रिएक्शन आएगा वो हमें RF2 की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे जितना डेफॉर्मेशन होगी वो U1 की फॉर्म में, और इस पॉइंट के ऊपर जितनी होगी वो U2 की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, जब ये हमने कर लिया, अब हम आते हैं उसी स्टेप के ऊपर, ये हिस्ट्री आउटपुट के ऊपर। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इसको मैं ऐड अगर करता हूँ तो यहाँ पे हमने जो आउटपुट लेनी है वो सेट की लेनी है, क्योंकि हमने सेट डिफाइन किया था, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ठीक है। तो सेट 1 की लेनी है U1, और लेना क्या है हमने U2 वर्टिकल, क्योंकि वाई डायरेक्शन है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डेफॉर्मेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो ले लेना है, ठीक है। ये हो गया आपके पास पहला आउटपुट फील्ड। दूसरा आउटपुट फील्ड जो है वो आपके पास U2 का होगा। इसी तरह से आपका जो तीसरा फील्ड होगा वो RF के लिए होगा। तो RF के लिए अब हमने फोर्सेस में जाके रिएक्शन फोर्स जो है वो सेलेक्ट करनी है, RF2, ठीक है। सेट है RF2 ही उसका मैंने नाम दिया है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो रिएक्शन फोर्स बन रही है उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है।
अब हमारा मॉडल बन चुका है हर लिहाज से। अब हमने क्या करना है, जॉब में चले जाना है। जॉब में जाके अब हम इस जॉब को रन करेंगे, ठीक है, सबमिट करेंगे। जो पहले वाली जॉब है वो डिलीट हो जाएगी। अगर आप इसको चाहते हैं कि पहले वाली रहे, आप नई जॉब क्रिएट कर लेते हैं। नई जॉब क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, क्रिएट न्यू जॉब, कंटिन्यू। अब इसमें पैरेललाइजेशन होती है। अब देखते हैं कि आपके जो सिस्टम है उसमें कितने प्रोसेसर है। अब मेरे वाले सिस्टम में 6 प्रोसेसर है, ठीक है, तो मैं मल्टीपल प्रोसेसर कर लेता हूँ, ठीक है। डुअल कोर में दो होते हैं प्रोसेसर, ठीक है, अक्सर में 4 होते हैं। तो ये इसमें जितने प्रोसेसर हैं वो मैं इतने यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। उससे क्या होगा कि वो एट अ टाइम जो है वो सारे काम कर रहे होंगे, ठीक है, एक एक काम पे लगा हुआ, दूसरा दूसरे पे, तीसरे तीसरे पे अपना काम डिवाइड करके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और मेमोरी जो है वो यहाँ पे 95% रहने दें या 90% रहने दें। जितनी रैम है उसका 90% बैकअप यूज़ कर रहा होगा और बाकी जो 10% है वो बाकी कामों के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो ये पैरेललाइजेशन जो है ये ऑन कर लें अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर है। तो मैं 4 प्रोसेसर को इस काम पे लगा देता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। तो इसको फिर मैं डिलीट कर दूँ। इसमें अगर देखते हैं तो इसमें भी मैंने 4 प्रोसेसर लगाए, ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर में आपके पास वार्निंग्स आएंगी, एरर्स आएंगी, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताता जाएगा। अभी ये इसका एनालिसिस स्टार्ट कर देगा। ये वार्निंग उसने देना शुरू हो गया, लेकिन अभी ये सीरियस वार्निंग नहीं है क्योंकि हमने आउटपुट रिक्वेस्ट की हुई थी, ठीक है। हमने किया हुआ था कि हमें जो है वो डैमेज, कंक्रीट डैमेज कर दें। अब जो एलिमेंट है, जो बार है, उसमें तो कंक्रीट डैमेज नहीं होगा ना, इसलिए वो एरर दे रहा है कि फलां एलिमेंट में कंक्रीट डैमेज शो नहीं होगा। इसी तरह से शेल वाला जो एलिमेंट था उसमें भी कंक्रीट डैमेज नहीं होगा उसके लिए। तो इस तरह से ये डिफरेंट देता रहेगा, ठीक है। तो उससे परेशान नहीं रहता क्योंकि सीनियर जो है वो है अपना। अब ये इसने ऐसे शुरू कर दिया। अब ये है वो स्टेप साइज जो हमने दिया था, इनिशियल 0.01 से शुरू करवाया था। अब ये 0.01 पे चूंकि ये एनालिसिस होता जा रहा है, लिहाजा उसने इसको सेम रखा है। अगर इस पे ये बड़ी वैल्यू होती, ये स्टेप साइज बड़ा होता, तो वो क्या करता है, इसे छोटी वैल्यू ले लेता, छोटी वैल्यू लेके उस पर ट्राई करता। उससे भी ना होता तो फिर उससे छोटी वैल्यू लेता, ठीक है। तो ये अभी एनालिसिस करता जा रहा है। ये तकरीबन जो है ये अब 18% हो चुका है, ठीक है। ये टोटल 1 था ना, जब 1 हो जाएगा तब हमारा एनालिसिस कंप्लीट होगा। तो 0.2 तक हो गया, इसका मतलब है कि 20%। अच्छा, अब इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अपने रिजल्ट में चले जाना है। अभी भी मैं जा सकता हूँ, मैं भी रिजल्ट पे जाता हूँ। तो ये आपके पास अनडिफार्म शेप है, ये उसकी डिफार्म शेप आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम उसकी डिफार्म शेप देख सकते हैं। ये हमारे पास एस में ये जो आउटपुट थी जो हमने रिक्वेस्ट की थी, कहाँ पे, स्टेप में, यहाँ पे ये वाली, ठीक है। ये यहाँ पे आपको शो हो रही है, जो जाके विजुअलाइजेशन में ये जो है ठीक है। यहाँ से हम कोई और कर लेते हैं, कंक्रीट डैमेज कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे कंक्रीट डैमेज आना शुरू हो गया। ये कंप्रेशन में, ये टेंशन में भी डैमेज स्टार्ट नहीं हुआ। ये उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए। ये उसके ना रिजल्ट आ रहे होते हैं, कितनी इसमें जो है वो हीट स्ट्रेस कर जा रही है। ये इतना ये कंक्रीट डैमेज हो गया, ठीक है। इसको देखना है तो ये इसकी एनिमेशन होती है, इस पर कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं आऊँ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इसमें डैमेज होता जा रहा है। इन इस पॉइंट के ऊपर कंक्रीट क्रश हो जाएगी, ठीक है। और ये देखें कि सेंट्रल पोर्शन में ही ज़्यादा डैमेज है, इसलिए हम अपना टेस्ट रीजन जो है वो सेंट्रल पोर्शन पर
अब हम आ जाते हैं इसके रिजल्ट को आउटपुट कैसे लेंगे। एनालिसिस तो रन हो रहा है, देखिए वो चलता है। अब हम इस पे आ जाते हैं, ये क्रिएट एक्स वाई डेटा। अब यहाँ पे ODB हिस्ट्री आउटपुट, ठीक है, इस पे आएंगे। ODB हिस्ट्री आउटपुट कंटिन्यू करें। अब हमारे पास वो जो 3 हमने हिस्ट्री रिक्वेस्ट की थी ना, आउटपुट रिक्वेस्ट की थी, वो यहाँ पे आ गई। पहले फोर्स है, फिर दोनों डिस्प्लेसमेंट है। इसको मैं प्लाट कर लेता हूँ, तो ऐसे ही प्लाट करता हूँ तो ये प्लाट बन गया उसका फोर्स का। इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट का प्लाट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट का। तो मैं इनको सेव करूँगा, सेव एज करूँ, यहाँ पे नाम दे लें या फिर एक्स वाई डेटा 1 रहने देता हूँ, इसको एक्स वाई डेटा 2 और इसको एक्स वाई डेटा 3। इसमें डिफरेंट ऑप्शन भी होती हैं कि आप इनको कंबाइन करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, ठीक है। ये आप स्टैट्स भी इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम जस्ट एज सेव एज ही कर रहे हैं, एज इज जैसा है वैसे ही हम इसको सेव कर रहे हैं। ये सेव हो गया पूरा, ठीक है, हिस्ट्री आउटपुट से। अब दोबारा फिर आपने इसमें चले जाना है, आप इनको ऑपरेट करना है ऑन एक्स एंड वाई। ऑपरेट करें, ऑपरेट करने के बाद ये आपके पास कंबाइन की ऑप्शन है, ठीक है, कंबाइन एक्स एक्स ये आ गया। अब ब्रैकेट लगाएं, हमने इन दोनों को एक्स एक्सिस के ऊपर हमने स्ट्रेन को रखना है ना, तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, ब्रैकेट लगा लें। ब्रैकेट लगाने के बाद दिस वन माइनस दिस वन, ठीक हो गया। ये हो गया दोनों का डिफरेंस, ठीक है, टोटल डेफॉर्मेशन। अब इसको स्ट्रेन में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 300 के साथ, क्योंकि हमारी गेज लेंथ जो है वो 300 थी, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर अब हम फोर्स जो वर्टिकल है, अब ये हमारे पास न्यूटन में होगी, इसको किलो न्यूटन में करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको 1000 से डिवाइड कर दें, ठीक है। ये 1000 से डिवाइड हो गया। अब आप इसको प्लॉट करें तो ये इसका प्लॉट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से प्लॉट करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएं साथ, और ये टेम्प 4 की फॉर्म में, ये टेम्प 1 टेम्प 2 इस तरह से आ जाएगा। इसको एडिट में चले जाएं और यहाँ से करें कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप अपनी चले जाएं इसी फाइल, ये वैलिडेशन वाली फाइल, ठीक है। ये FEM रिजल्ट से अभी यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे रिजल्ट आ गए, ठीक हो गया जी। ये हमारा टोटल प्रोसेस है इस सारे काम का। अब आपने इसको बार बार आइट्रेशन करनी है, विस्कोसिटी और डायलेशन एंगल को चेंज करके, और अल्टीमेटली सॉल्यूशन जो है ये इसके बराबर लेके आना है। और पहले भी ऑलमोस्ट बेटर है, ये तकरीबन जो प्री पीक है ये बहुत अच्छी है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। पोस्ट पीक बिहेवियर को भी हमने डाउन करना, पीक स्ट्रेस जो यहाँ पे ज़्यादा आ रही है वो कम करनी, ठीक है।